हेलो जी। स्वागत है आपका दोबारा से ही डिकोड्स पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस। आज हम क्रोम के ऊपर बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम क्रोम को समझते हैं, आखिर क्रोम में हम करते क्या क्या हैं और बेसिक्स क्या है क्रोम के। तो सबसे पहले ये जो पूरी विंडो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक टैब। यहाँ आप ऊपर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिखा होगा न्यू टैब। तो ये जो न्यू टैब है, तो ये टैब इस पूरे को बोलते हैं टैब। टैब का मतलब यहाँ से मैं प्लस करके एक नया टैब खोल सकता हूँ, इस पे मैं कुछ और काम कर सकता हूँ और इस पे कुछ और काम कर सकता हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पर दो बटन्स आते हैं, ये होता है बैक बटन और ये होता है फॉरवर्ड बटन। और ये जो है ये होता है रिफ्रेश बटन या रीलोड का बटन, इसको हम बोलते हैं। इससे हम अपने पेज को रीलोड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको क्लिक करते ही हमारा पूरा जो टैब है वो रीलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक ये ऊपर बॉक्स है और एक ये नीचे बॉक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आप जो चीज़ें सर्च करेंगे, सेम चीज़ें आप ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। बशर्ते, अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर सर्च किया मीडियम। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने मीडियम सर्च किया, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एक लंबा सा यूआरएल लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल हर एक वेबसाइट का, हर एक पेज का अलग अलग होता है, ये एक उसका यूनिक एड्रेस होता है। हम इस यूआरएल को अगर कॉपी करते हैं, हम इस यूआरएल को राइट क्लिक करके यहाँ से अगर हम कॉपी कर लें और फिर अगले टैब पर जा करके वही सेम यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करेंगे, तो हम वापस से इसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारे यहाँ टैब पर इस सर्च बॉक्स पर मीडियम लिखा होगा। लेकिन अगर हम उसी सेम चीज़ को इस जगह पे पेस्ट करते हैं और फिर एंटर करते हैं, तो भी हम उसी सेम जगह पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों बॉक्सेस का फिर यूज़ क्या है? अगर हम मान लेते हैं इस पर हम, अब हमें जानना है, मान लेते हैं फेसबुक पर। तो हमने सर्च किया फेसबुक। अब ये जो यूआरएल है, अब हमने इसको कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी किया मैंने और कॉपी हो गया। अब हम ये मीडियम वाले पेज पे थे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर कंट्रोल वी कर देते हैं, अपना पेस्ट कर देते हैं, तो हम अब फेसबुक की साइट पर पहुँच गया। तो ये यूआरएल होता है हर एक वेबसाइट का, हर एक पेज का ये यूआरएल अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्ट किसी भी साइट पर जा सकते हैं सिर्फ उसका यूआरएल पेस्ट करके। अब बात करते हैं हमारे अगली चीज़ की। अगली चीज़ हमारी क्या है? अब हमने हमेशा से देखा है, यहाँ एक जीमेल है, इमेजेस है, एक ये सर्च लैब्स है जो कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हमारे गूगल ऐप्स हैं। ये हमारे वो वेब ऐप्स हैं जिनकी हमें डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती रहती है, और इसमें से कईयों की तो ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, लेकिन इसकी ज़रूरत ऐसा नहीं कि पड़ नहीं सकती, बिल्कुल पड़ेगी हमें। हमारी जर्नी के अंदर इन इसके अंदर हर एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन सभी ऐप्स के बारे में डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। और उसके बाद फिर हम आते हैं इस जगह पर, ये हमारा अकाउंट का सेगमेंट है। यहाँ पर हमारा गूगल ये जीमेल आईडी लिखी होती है। फिर हम यहाँ से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, एक और अकाउंट ऐड कर सकते हैं या साइन आउट कर सकते हैं। साइन आउट का मतलब अब हम अपने गूगल आईडी से इससे लॉगिन हटा रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा है, इसके ऊपर करते ही हमें हमारे सारे के सारे और भी आईडीज़ दिखते हैं। अब हम इधर थ्री डॉट्स में अगर आएँ, तो यहाँ पर फिर हमें ढेरों ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि न्यू टैब। न्यू टैब हम यहाँ प्लस से भी अचीव कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। न्यू विंडो का क्या मतलब होता है? न्यू विंडो का मतलब होता है हमें अब एक और विंडो चाहिए। अब हमारे पास देखिए दो विंडोज़ हो गई, एक ये पीछे वाली विंडो और एक यहाँ पे आगे वाली विंडो। तो अब हम विंडोज़ स्विच करके अपना, अगर हमें ज़्यादा मल्टीपल वर्क्स करने हैं तो हम वो काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। अब इनकॉग्निटो विंडो क्या होता है? इनकॉग्निटो विंडो के अंदर
हमारी थर्ड पार्टीज कुकीज यहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं। प्लस इसका कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होता। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं हमने अभी मीडियम के अंदर लॉगिन किया था अपने पिछले वीडियो में, तो अगर हम यहाँ पर मीडियम को खोलते हैं, तो जब हम यहाँ मीडियम खोलेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश होगा। यहाँ पर हमें वापस से साइन इन मांगेगा, हमें सब कुछ वापस से करेगा। तो इनकॉग्निटो विंडो हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें कोई हिस्ट्री सेव ना करनी हो, या हमें कोई ऐसा काम करना हो जो हम नहीं चाहते कि हमारी हिस्ट्री सेव हो, तो हम उस केस में इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी इसी वजह से होता है। इसके अंदर जितने भी कुकीज़ और साइट का डेटा होता है वो सेव नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब इनकॉग्निटो विंडोज़ हम ज़्यादातर तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐसा काम करना हो जो हम नहीं चाहते कि कोई और देखे। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना होता है और हम नहीं चाहते कोई कि हमारा अकाउंट लॉग आउट हो जाए। तो उस केस में हम इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करते हैं टेम्परेरी काम के लिए, कि जो काम हमारा नहीं है किसी और का है, हमें वो करना है, तो हम इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करते हैं। इनकॉग्निटो विंडो के अंदर भी वही सारी चीज़ें दोबारा से दिखने को मिलती हैं। अब वापस आते हैं हमारे मेन विंडो पर, तो यहाँ पर ये हमारी साइन इन है। उसके बाद हम फिर देखते हैं पासवर्ड्स एंड ऑटोफिल। तो गूगल पासवर्ड मैनेजर और ऑटोफिल एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसका यूज़ करके, जैसे हमने मान लेते हैं कि हमने किसी साइट पर लॉगिन किया, अब वहाँ पर हमें बार बार हमारा पासवर्ड, जब भी हम जाएंगे तो हमें अपना पासवर्ड और आईडी देना है, और हम हर केस में तो पासवर्ड याद रख नहीं सकते। तो हम उस केस में हम अपने पासवर्ड्स को यहाँ सेव करके रख सकते हैं, ताकि जैसे ही हम उस फॉर्म पे पहुँचे जहाँ पे हमें पासवर्ड्स फिल करनी है, तो वहाँ पर हमारा पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। बाकी हिस्ट्री के अंदर हम हिस्ट्री देख सकते हैं हमारी। डाउनलोड्स सेगमेंट के अंदर हम अपने सारे डाउनलोड्स देख सकते हैं जो हमने किए हैं, और क्योंकि अभी नहीं किए हैं तो हमें नहीं दिख रहे हैं कुछ। फिर उसके बाद हम आते हैं टैब्स ग्रुप पे। तो टैब ग्रुप क्या होता है? टैब ग्रुप का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, मान लेते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं एप्पल के ऊपर। तो हमने लिखा एप्पल, हमने लिखा एप्पल इमेज। तो जैसे ही हमने एप्पल इमेज लिखा तो यहाँ एक पे एप्पल आ गया। फिर हमने लिखा एप्पल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो अब हमारे पास एप्पल प्रोडक्शन की चीज़ें आ गई। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टैब ग्रुप का। अब हमने एक नया टैब बना दिया ग्रुप के लिए। अब इस टैब के अंदर हम इसको स्लाइड करके इस साइड ले आएंगे, तो अब ये सारी चीज़ें जो है हमारे इस टैब के अंदर आके ग्रुप हो गई हैं। अब हम जैसे ही इसको एक क्लिक के अंदर ये सारी चीज़ें ग्रुप हो गई, दोबारा क्लिक करते ही वो सारे टैब्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब जैसे हमने एप्पल के बारे में देखा, उसी तरह सिमिलरली अब हमें रिसर्च करनी है बनाना के ऊपर। तो हम यहाँ सर्च करेंगे बनाना प्रोडक्शन इन इंडिया, और फिर हमने सर्च किया बनाना इमेज, बनाना इमेजेस। तो अब इन दोनों को हमें ग्रुप करना है। तो हम चाहे तो इन दोनों को यहाँ से आए, एक टैब ग्रुप, न्यू टैब ग्रुप हमने किया, और इसके अंदर फिर हमने इस तरह से स्लाइड करके चीज़ों को डाल दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं दो टैब्स के ग्रुप बन चुके हैं। एक के अंदर हमारा एप्पल है और दूसरे के अंदर हमारा बनाना है। तो इस तरह से हम चीज़ों को सिंप्लिसिटी के साथ कर सकते हैं। अब जैसे हमें जब भी ज़रूरत हुई हम यहाँ पे आए, अपना रिसर्च किया और फिर इसको बंद कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो ऊपर वाला टॉप बार है ये क्लीन भी रहता है और मोर इफ़ेक्टिवली हम इस पर काम कर सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आते हैं एक्सटेंशंस पे। तो एक्सटेंशंस बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी जर्नी के अंदर, क्योंकि एक्सटेंशंस ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारे ओवरऑल ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक मैनेज एक्सटेंशंस और एक विजिट क्रोम वेब स्टोर। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिर आता है हमारा डिलीट ब्राउजिंग डेटा, जिसके अंदर हम अपने जितने भी ब्राउजिंग के डेटा हैं, कि हमने कौन सी वेबसाइट विजिट की है, क्या किया, जो भी हिस्ट्री है हमारी वो डिलीट हो जाएगी।
और साथ ही साथ अगर हमने कोई भी ऑटोफिल पासवर्ड वगैरह सेव किया होगा तो वो भी हम इससे डिलीट कर सकते हैं। फिर आते हैं जूम पर। तो जूम करके हम अपने पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। फिर प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हमें, जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रिंट का विंडो खुल जाएगा। यहाँ से हम सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। अपने जो हमारा कोई अगर प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो वो भी वहाँ पर शो होगा। जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है एचपी इंकटैंक वायरलेस 410 सीरीज। तो ये प्रिंटर क्योंकि मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है तो यहाँ शो हो रहा है। अगर आपका प्रिंटर नहीं भी कनेक्टेड है तब भी ये चीज़ यहाँ शो होगी, लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर आप मोर करेंगे तो आपको यहाँ पर वन नोट फॉर विंडोज 10, वन नोट डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें फैक्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी जिनका हम आज के डेट में कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। और एक माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है जो कि बिल्कुल सेम काम करता है सेव एज पीडीएफ का। तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऑल पेजेस चाहिए या फिर हम कस्टम पेजेस। जैसे हम अगर 10 पेजेस की पीडीएफ कर रहे हैं तो जैसे हम कस्टम पे आएंगे तो यहाँ पर हम अपना एक पेज रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मेरे पास 10 पेजेस की पीडीएफ है और हमें केवल 5 पेजेस ही प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर 1-5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 से लेकर 5 पेजेस तक के बीच की सारी पेजेस प्रिंट हो जाएंगी, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक। फिर यहाँ पर आता है लेआउट। लेआउट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल पेज को सीधा रख के प्रिंट करेगा, और अगर हम लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो ये पेज को टेढ़ा रख के सेलेक्ट करेगा। फिर हम मोर सेटिंग्स में आए तो हम यहाँ से पेपर साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे A4, A3, A2 लेटर साइज। तो यहाँ से हम अलग अलग पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम पेजेस पर शीट कर सकते हैं। पेजेस पर शीट का क्या मतलब होता है, जैसे कि अब मेरे ये पेज है। अब जैसे मेरे पास अगर मान लेते हैं कोई 5 पेज की पीडीएफ है और मैं अब चाहता हूँ कि मेरी जो हर एक पेज है वो 2-2 बार प्रिंट हो, तो हम यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही पेज 2 बार प्रिंट होगी। अभी फ़िलहाल के लिए एक ही सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अब आते हैं मार्जिन्स के अंदर। तो मार्जिन्स होती है हमारी जो बॉर्डर्स है। तो कभी कभी होता है कि हमें अपना थोड़ा बॉर्डर जो है वो छोड़ करके प्रिंट करना होता है, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं। हेडर और फुटर्स अगर यहाँ से हटा देते हैं तो जो ऊपर अभी आपने नोटिस किया होगा, अभी हम हेडर एंड फुटर लाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, न्यू टैब लिखा हुआ है, और फिर फुटर में यहाँ पर क्रोम न्यू टैब और यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी, जो कि हम मेजॉरिटी केसेस में नहीं करते हैं। फिर एक बैकग्राउंड ग्राफिक्स का फीचर आता है। अगर हम इसको एनेबल कर देंगे तो जो बैकग्राउंड में जितने भी इमेजेस और कलर्स यूज़ हुए होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और लेकिन अगर हम बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हटा देते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें यहाँ से हट जाती हैं। तो अब हम इसको अगर यहाँ से अभी सेव एज पीडीएफ है तो हम जहाँ जैसे ही सेव करेंगे तो फिर एक विंडो अपीयर होगी जहाँ से हम इसको अपना एक नेम देके सेव कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको सेव नहीं कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे प्रिंट हो गया, अब यहाँ पर है सर्च विद गूगल लेंस। अगर हमारे पास कोई फ़ोटो है और हम उसको सर्च करना चाहते हैं गूगल लेंस से, तो यहाँ से हम उसको सर्च कर सकते हैं और इस जगह से भी हम गूगल लेंस को एक्सेस कर सकते हैं। या तो हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें या कोई फाइल अपलोड कर दें या फिर उस फोटो के लिंक को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीनों ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो फिर यहाँ पर है ट्रांसलेट। अगर हमें कोई पेज किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा है और उसे हमें ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज में तो हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है फाइंड एंड एडिट। फाइंड एंड एडिट का मतलब होता है कि हम इसमें कोई भी चीज़ को, जैसे कोई हमें मान लेते हैं हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब उसके अंदर हमें किसी चीज़ को किसी लेटर को किसी वर्ड को हमने कई बार गलत लिख दिया है, तो अब हमें पता है कि हमने कहाँ गलती की है, तो हम उन सारी गलती वाली चीज़ों को यहाँ से फाइंड करके उसको एडिट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम किसी वेब पेज के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस को सर्च करना चाहें तो भी हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम चलते हैं गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर। जैसे ही हम गए गीक्स फॉर गीक्स, हमने सर्च किया, हम आगे गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर।
अब यहाँ पर हमें सर्च करना है डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम यहाँ पर आते हैं, फाइंड टूल पर आते हैं अपने। जैसे ही हमने फाइंड किया, अब यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स अपीयर हो गया। अब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं डेटा। तो अब जैसे ही डेटा हमने सेलेक्ट किया, आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है। उसी तरह हमारे पूरे के पूरे पेज पर जहाँ भी डेटा लिखा होगा वो हाईलाइट हो रहा होगा। यहाँ से नेविगेट करके हम उस डेटा के ऊपर जंप कर सकते हैं कि उस जगह जहाँ पर डेटा का यूज़ हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ, कभी हम कोई अगर रिसर्च कर रहे होंगे तो हमें उसमें अपने कीवर्ड्स को जब सर्च करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। आते हैं अगले फीचर के ऊपर। तो यहाँ से कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, जो कि हमें पता है क्या करना है। फिर यहाँ पे आता है कास्ट। तो कास्ट का क्या मतलब होता है? कास्ट, अगर हमारा जो लैपटॉप है वो वाईफाई से कनेक्टेड है और फिर वही सेम वाईफाई से कोई दूसरा मॉनिटर या फिर हमारा टीवी कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम कास्ट का यूज़ करके वो लुक करेगा। फिर अगर उसे कोई ऑनलाइन डिवाइस मिलता है, जैसे अभी कोई डिवाइस यहाँ फाउंड नहीं हो रहा है, अगर उसको कोई डिवाइस मिलता है तो यहाँ से हम उसको कास्ट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ करेंगे वो सारी चीज़ें उस जगह दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ सेव पेज एज का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम इस पूरे वेब पेज को सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी हम उसको खोलेंगे तो हमारा सेम पेज ओपन होगा। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पर। तो ये एक कॉपी लिंक और सेंड टू योर डिवाइसेस और क्यूआर कोड क्रिएट शॉर्टकट वगैरह ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हम अब जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ी, जैसे हमें क्यूआर कोड अगर हम देखें, ऐसे हमें इस वेबसाइट पर जाना है। अब हम आगे गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर हम आए, तो यहाँ पर अगर हम क्रिएट क्यूआर कोड पे गए, तो अब ये एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया इस यूआरएल का। जब भी कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो सीधे इस जगह पहुंच जाएगा। आप चाहें तो इसको कॉपी और डाउनलोड करके किसी को भेज भी सकते हैं या अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे, जो कि है हमारा मोर टूल्स। मोर टूल्स के अंदर नेम विंडो और कस्टमाइज क्रोम, रीडिंग मोड, परफॉर्मेंस, टास्क मैनेजर और डेवलपर टूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर टूल्स के बारे में। जैसे ही हम डेवलपर टूल्स के अंदर आते हैं तो एक साइड में विंडो खुल जाती है। अब शुरू शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये असल में हमारे पेज का कोड लिखा हुआ है, जिसमें ये इतना पार्ट जो है ये HTML का कोड है, जिसके अंदर HTML टैग है, लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है और फिर ढेर सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हुई हैं। उसके बाद ये हमारा जो इस साइड पर है ये है हमारा CSS। तो यहाँ पर ये CSS के अंदर हमारी सारी की सारी स्टाइलिंग होती है। फिर एक कंप्यूटर आता है जिसके अंदर हमारा जो पेज है उसकी सारी मार्जिन्स और बॉर्डर्स डिफाइंड होते हैं। क्या कलर रहेगा उसके अंदर, वो सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। फिर लेआउट के अंदर भी वही सारी चीज़ें, क्या क्या कलर्स यूज़ हुए हैं, क्या क्या फॉन्ट्स यूज़ हुए हैं, कहाँ कहाँ का सोर्स है इसका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। फिर आता है इवेंट लिसनर। यहाँ पर जो भी चीज़ें, जैसे यहाँ पर ये जो मस्ट डू SDE शीट्स, ये सारी चीज़ें जो लिख कर आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जैसे क्लिक करने पर ये सारी क्या क्या काम होगा, वो कहाँ जाएगा, क्या फाइल्स बनेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ कंसोल सोर्सेस, सोर्सेस के अंदर आते ही हमें वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे अगर हम एसेट्स के अंदर जाएं, और तो यहाँ पर हमें ढेर सारे फाइल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये जावा स्क्रिप्ट के फाइल है, यहाँ पे CSS के फाइल्स हैं। फिर ये फ़ॉन्ट्स जो यूज़ किए गए हैं उन फ़ॉन्ट्स की यहाँ पे ये फ़ॉन्ट इसके अंदर यूज़ किया गया है, वो सारे फ़ॉन्ट्स के फाइल्स। उसके बाद मीडिया के अंदर आते हैं तो जो सारी यहाँ पर इमेजेस यूज़ की गई हैं वो सारी फाइल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हम चाहें तो इन्हें सेव करके अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अगले फीचर की ओर, जो कि है टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर हमें बताता है कि हमारी कौन कौन सी साइट्स चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड के अंदर जो हम नहीं देख पा रहे हैं सामने से। अब जैसे ये एप्पल इमेजेस को देखते हैं,
ये वाला टैब हमारा खुला हुआ है। फिर यहाँ पर उस टैब के अंदर हमारा अकाउंट्स खुला हुआ है, वो कितना सीपीयू यूसेज ले रहा है, वो कितना मेमोरी फुटप्रिंट छोड़ रहा है, फिर उसमें नेटवर्क कितना हमारा जा रहा है, प्रोसेस आईडी क्या है उसकी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। अब इसको करते हैं बंद। फिर आते हैं हमारे अगले फीचर की ओर, जो कि है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पर आते ही हम कुछ इस तरह के इंटरफेस पर चले आएंगे, जहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू यहाँ पर हमारा एक्टिवेट है, तो हमें इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं करनी है। हम इसको बंद करके हमारे अगले फीचर की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला फीचर जो है वो है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड में आते ही अब हम यहाँ पर जैसे ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो अब ये आ जाता है हमारे रीडिंग में। यहाँ पर हम इसको रीड कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने क्लास 9 स्टडी मटेरियल के ऊपर आ गए। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मोड टूल्स में आके रीडिंग मोड। तो अब यहाँ पे जितना भी इसके अंदर का कंटेंट होगा वो यहाँ से हम रीड कर सकते हैं। इस तरह से उसको एक तरह से सिंप्लीफाई करके बस उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, कलर्स भी यहाँ पे लाइट डार्क अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक कि विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। लाइन की स्पेसिंग भी उसको, लाइन के बीच की जो स्पेसेस हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं। और जो भी पेज के ऊपर लिखा है उसको एक अलग तरीके से केवल पढ़ सकते हैं। फिर हम चाहे तो इसको यहाँ पिन करके भी रख सकते हैं और अनपिन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसका फंक्शन होता है। बात करते हैं अगले फीचर की। तो फिर हमारे पास आता है कस्टमाइज क्रोम और नेम विंडो। नेम विंडो पे अगर हम आए, तो जैसे हमने इसका नाम रख दिया हीडी कोड्स, तो हमने यहाँ पे इसका नाम रखा है हीडी कोड्स, लेकिन विंडो का कुछ नाम वोम तो चेंज लग नहीं। तो यहाँ पर जब हम नीचे के साइड पर आएंगे, हम एक नया टैब खोल कर दिखाते हैं। पहले हम कंट्रोल एन करेंगे तो हमारा एक नया विंडो खुल जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है ही डिकोड्स और यहाँ लिखा है न्यू टैब गूगल क्रोम। तो इस तरह से जैसे अब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमने इसमें यहाँ पर एप्पल्स और बनानास के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो अब यहाँ पर हम इसका जो नाम है, इस विंडो का नाम हम रख देते हैं फ्रूट्स। तो यहाँ पर हम नेम विंडो पर आए, ही डिकोड्स हटा के हम यहाँ रख दिए फ्रूट्स। तो इस विंडो के अंदर हम फ्रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर अब यहाँ आ रहा है फ्रूट्स। अब जो हमने नया टैब खोला, इसका अगर हम विंडो का नेम चेंज कर दें, तो यहाँ पर हमने जैसे ही विंडो का नेम चेंज किया, मोर टूल्स में आया नेम विंडो पर, और इसका नाम हम रख देते हैं फिश। और फिर तो अब हमें देखने पे यहाँ पे एक पे लिखा है फ्रूट्स, एक पे लिखा है फिश। तो इसका मतलब हम एक विंडो पे फ्रूट्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने उसका नाम फ्रूट्स रख दिया है, एक पे हम फिशेस के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने उसका नाम फिश रख दिया। तो इस तरह से हम विंडोज़ का नेम चेंज करके अपने टास्क को इजीली वे में मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टूल पे, तो वो है कस्टमाइज क्रोम का ऑप्शन, जिस पे आते ही हमें अपीयरेंस अपीयरेंस पे आएंगे अगर, तो यहाँ पर हमें थीम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। हम जैसे ही चेंज थीम पे करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे हम आर्ट पे हैं, हमने ये थीम सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमारा जो लुक एंड फील है वो बदल गया। जबकि हम इसमें से कोई भी थीम को यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने पूरे क्रोम को ही कस्टमाइज़ करेंगे अगले वीडियो में। तो अब इस तरह से हम चाहें तो अपने क्रोम को कस्टमाइज बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। बाय द वे हम इसको एक एडवांस लेवल पे कस्टमाइज करेंगे, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिर हमारे पास एक हेल्प का ऑप्शन है, जहाँ पर अगर आपको कोई हेल्प की नीड है जो कि
गूगल के कोई इशू आ रहा है आप, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इनको पहले कट करके ये ग्रुप्स जितने हमने बनाए उसको डिलीट कर देते हैं। आ जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर। तो सेटिंग्स के अंदर भी हमें ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे सिंकिंग ऑन रहना चाहिए हमेशा, ताकि हमें कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। फिर सिंक एंड गूगल सर्विसेज मैनेज और कस्टमाइज क्रोम प्रोफाइल पर जा कर के आप अपने क्रोम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने जो यहाँ पर आप छोटा सा आइकन देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप अलग अलग आइकन्स लगा सकते हैं जो कि गूगल ही दिया है। फिर आप यहाँ से एक डेस्कटॉप शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप सीधे अपने डेस्कटॉप से ही इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद आते हैं ऑटो फिल। इसको बैक करते हैं, तो अब यहाँ पर इंपोर्ट बुकमार्क्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिसका हमें कोई भी काम नहीं है। फिर आते हैं ऑटो फिल एंड पासवर्ड्स पर। तो यहाँ पर हमारा गूगल पासवर्ड मैनेजर है, हम इस पे जाएंगे। तो यहाँ से हम जब भी कोई भी कहीं भी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हम पासवर्ड्स को सेव करके रख सकते हैं। फिर आते हैं पेमेंट मेथड्स और एड्रेसेस एंड मोर पे। जब भी हमें कभी ऑनलाइन पेमेंट्स करनी होती हैं तब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक गो टू सेफ्टी चेक पर जाना है। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो एक नो सेव पासवर्ड्स है, ठीक है। और फिर क्रोम, यहाँ पर अगर आपका अपडेटेड नहीं होगा तो यहाँ पर आपको अपडेट करने को बोलेगा। और सेफ ब्राउजिंग अगर आपको ऑफ रहेगा तो यहाँ से आप सेफ ब्राउजिंग को एनेबल कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। फिर सेफ्टी रिकमेंडेशंस में यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। अगर आपके में कोई भी सेफ्टी रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ उसके ऊपर काम करके उसको सही कर दीजिएगा। फिर आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस जैसी है एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। फिर एआई इनोवेशन, ये सारी चीज़ें जैसी हैं उसी तरह छोड़ देनी है। अपीयरेंस के ऊपर आते हैं। तो अपीयरेंस अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पे शो होम बटन को एनेबल कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर एक होम बटन आपका आ जाए। फिर शो बुकमार्क्स बाग को भी आपको एनेबल रखना है, ताकि यहाँ पर आप जो भी बुकमार्क लगाएं तो वो आपको दिखे। और फिर ये सारी सेटिंग्स जैसे भी हैं उनको उसी तरह छोड़ देना है, कोई भी चीज़ उसमें नहीं करनी। फिर सर्च इंजन पे आना, तो आप चाहें तो यहाँ गूगल की जगह आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, इन सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे अगर हमने अब माइक्रोसॉफ्ट बिंग लगा दिया और फिर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लिया, अब हम आते हैं न्यू टैब पर। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट की होम स्क्रीन। अब यहाँ पर गूगल की जगह हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पर आ गए। अभी अब जैसे हम यहाँ सेटिंग्स में है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग की जगह हमने याहू इंडिया को सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लिया। तो अब न्यू टैब जो है वो याहू का खुलेगा। हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये याहू का टैब है जो कि अब कोई यूज़ नहीं करता है। फिर एक डक डक गो है। इसको जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर अब डक डक गो का हमारे पास खुल जाता है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं वॉलपेपर्स फॉर पीसी हमने सर्च कर दिया, तो अब डक डक गो भी गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है, जो कि थोड़ा स्लो है। और चीज़ें इस पर भी सेम ही लगभग आती हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं अपने गूगल को ही। तो यहाँ से हम चेंज करके गूगल पर ही करके इसको डिफ़ॉल्ट में रखेंगे। अब चाहें तो यांडेक्स को भी एक बार सेलेक्ट करके देख सकते हैं। यांडेक्स के अंदर भी चीज़ें लगभग याहू की तरह ही है, क्योंकि यांडेक्स अब इंडिया में बहुत कोई यूज़ करता नहीं है, सब कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट बिंग ही यूज़ करता है, डक डक गो भी कोई नहीं यूज़ करता। उसके बाद मैंने सर्च इंजन एंड साइट सर्च पे आया, तो ये सारी चीज़ें उसी तरह छोड़ देनी है जैसी है। फिर उसके बाद हम आते हैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप हमेशा क्रोम को ही प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप एज यूज़ करते हैं तो एज को भी प्रेफर कर सकते हैं। फिर ऑन स्टार्टअप आपको ओपन द न्यू टैब पेज पर ही सेलेक्टेड रहना है, इसको चेंज नहीं करना है। इसको चेंज करने पे आप बार बार आपको न्यू टैब खोलना पड़ता है, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए। फिर आते हैं लैंग्वेजेस पे। तो लैंग्वेज आपकी जैसी है, इंग्लिश जैसे भी है, इसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ से आप अपने डाउनलोड्स को देख सकते हैं, यहाँ से फ़ोल्डर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि
हमारा जो डाउनलोड किया हुआ चीज़ है वो डाउनलोड्स फोल्डर के जगह कहीं और जाकर सेव हो, तो यहाँ से आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ एक्सेसिबिलिटी पर आते हैं, तो यहाँ पर लाइव कैप्शन, लाइव ट्रांसलेट, इन सारी चीज़ों का ऑप्शन है जो कि ज़्यादातर केसेस में यूज़ नहीं पड़ता है, तो इसको भी उसी तरह छोड़ के सिस्टम पे आते हैं, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही छोड़ देनी है। फिर उसके बाद अब बात करेंगे एक्सटेंशंस की अगले वीडियो में। जैसे हम एक्सटेंशंस पर आते हैं तो मेरे पास पहले से ही दो चीज़ें हैं, एक गूगल डॉक्स ऑफलाइन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और एक मैक कैफ़े वेब एडवाइज़र इंस्टॉल्ड है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। अब हम चलेंगे क्रोम वेब स्टोर पर, और फिर यहाँ से क्रोम वेब स्टोर पर आने के बाद हम क्या क्या चीज़ें हमारे क्रोम के अंदर ऐड करने वाले हैं वो अब हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सारे फीचर्स को एक बार दोबारा से खुद से ट्राई करके देख लें। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।